नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सरदार हर्षप्रीत सिंह जी से, जो जन स्वराज पार्टी की स्थापना के समय से ही उससे जुड़े हुए हैं और कई पदों पर वो रह चुके हैं। जिला सचिव रहे, प्रमंडलीय कार्यभार उनको मिला और अभी वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युवा विंग के। जन स्वराज पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका अपना सोशल बिजनेस बहुत ज्यादा है, ये सोशल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो बहुत ही प्यारे इंसान है। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का मौका दिया, धन्यवाद है आपका। सर, जन स्वराज पार्टी से आप जुड़े हैं, तो जन स्वराज पार्टी जिसको कहते हैं कि जनता के द्वारा बनाई गई पार्टी या जनता का जिसमें शासन हो, ऐसी सोच है इस पार्टी की। आप कैसे जुड़े इस पार्टी से? जन स्वराज, आपने ठीक कहा कि जनता की पार्टी है। जन स्वराज का मतलब ये होता है जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर जी की अध्यक्षता में बनी गई ये पार्टी में मैं 2022 में ही जुड़ा, जब प्रशांत किशोर जी ने ये घोषणा की थी कि अब बिहार में एक नई शुरुआत होगी। उसी के स्टार्टिंग दौर से ही मैं प्रशांत जी के साथ हूँ। उससे पहले से मैं प्रशांत जी का यूथ इन पॉलिटिक्स या बिहार को लेके एक विजन उनका जो था, हमेशा से यूथ्स को प्रमोट करना, राजनीति में लाना, तो वो हमेशा से प्रेरणादायक थे हमारे लिए। तो तब से ही जब से उन्होंने कहा कि अब बिहार में एक नई शुरुआत करेंगे, फर्स्ट डे से ही हम उनके साथ हैं और उम्मीद है कि आगे भी उनके साथ ही रहे। बड़ा अच्छा दिन चुना उन्होंने, 2 अक्टूबर का दिन चुना था इसके घोषणा करने के लिए, स्थापना की घोषणा करने के लिए। तो प्रशांत सर क्या सोच रहे हैं अभी आगे के लिए? गांधी जी के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना या फिर उनका कुछ अलग सा विजन है? देखिए मैडम, प्रशांत जी जो है 2 अक्टूबर का उन्होंने डेट इसलिए चुना, आपने देखा होगा 2022 में 2 अक्टूबर के दिन में उन्होंने विदर्भा आश्रम से अपनी पदयात्रा स्टार्ट की, या पार्टी की भी जो घोषणा की वो भी 2 अक्टूबर 2024 को की। अब आप बोलिएगा गांधी जी को या गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर का ही डेट उन्होंने क्यों चुना? तो इसके पीछे कारण क्या था? गांधी जी, महात्मा गांधी जो हमारे पिताजी है, राष्ट्रीय पिता है, वो एक समता मूलक समाज की परिवर्तन करना चाहते थे। उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत जब भी की, एक नई क्रांति बिहार की धरती से की, चंपारण की धरती से की, और एक समता मूलक समाज की वो हमेशा से एक परिभाषा देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में ऐसी समाज का बनाए, ऐसी राजनीति में हम लोगों को लाए जो समाज के लिए काम करे। राजनीति की नई परिकल्पना वो चाहते थे, लेकिन कुछ हद तक उसमें हम लोग डिफर कर गए या हमारे राजनेता लोग उस पर डिफर कर गए। तो गांधी जी के विचारों को आदर्श मानते हुए प्रशांत जी ने अपने समता मूलक समाज का निर्वहन करने के लिए 2 अक्टूबर का दिन को ही चुना। हर्षप्रीत जी, आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, आपको पता है। लोग प्रशांत किशोर जी की भावनाओं के साथ जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने बिहार में पूरा परिवर्तन लाने की बात कही है। तो क्या वो सफल होंगे? देखिए, आपने अपने वक्त में कहा कि प्रशांत किशोर जी की भावना से जुड़ी है, तो मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जी बिहार की भावना से जुड़े हैं। प्रशांत किशोर जी जो भी जुड़े हैं वो बिहार में जो पलायन है या बिहार की जो मूलभूत समस्या है उसको लेके बिहारियों के विजन के लिए जुड़े हैं। और जितने भी बिहार के लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत जी के साथ, वो अपनी एक आस देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी के साथ। बिहार कैसे बदलना चाहिए, वो आस के साथ प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं, और बिहार कैसे अग्रसित राज्यों में जाए उस विजन से जुड़े। लोग ये भी देख रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी के साथ कि उन्होंने जो पहले जो उन्होंने काम किया था, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या उसके बाद का चुनाव या किसी दूसरे राज्य में भी उन्होंने जो चुनाव प्रबंधन की बागडोर संभाली, तो बिहार में वो खुद लड़ रहे हैं, खुद अपने बूते पर लड़ रहे हैं और बिहार की जनता उनका साथ दे रही है। तो वो जो 5 घोषणा या 5 संकल्प लेकर आए हैं, तो क्या आप बताएंगे कि 5 संकल्प के बारे में आप हमको बताएं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जब अपनी पार्टी बनाई या उनका पार्टी का जो मोमेंटो तैयार किया, उसमें उन्होंने मुख्य 5 समस्या को उन्होंने चिन्हित किया। बिहार की जो समस्या, जो बिहार के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट की है, अब आपको या सासाराम हो, कटिहार हो, कोई स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो बिहार की मूलभूत समस्या है वो है पलायन। आज बिहार के हर एक घर के लोग जो है, मध्य वर्गीय लोग के लोग बाहर जाने को मजबूर है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाने को मजबूर है। तो बिहार की सबसे मूलभूत समस्या जो है वो है पलायन। आज ताली नहीं बजेगी, नारा नहीं लगेगा,
ये नेताजी का भाषण नहीं है। आई जो बेना हाँकता नहीं जा, बेना भी नहीं हाँकना। गर्मी लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में आपका हमारा बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सामान को इस गरीबी से निकालना है तो 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त कीजिए। प्रशांत जी के कारण राहुल गांधी भी पलायन पे बोलने को मजबूर है, तेजस्वी भी पलायन पे बोलने को मजबूर है और माननीय मोदी जी भी पलायन पे बोलने को मजबूर है। तो हमारी जो 5 मुख्य संकल्प है वो इस प्रकार है कि हमारे पार्टी की जो मूलभूत सुविधा है बिहार की, पहली है कि पलायन। तो हमारे माननीय नेता कहते हैं जब उनकी सरकार बनेगी, आप लोगों के सहयोग से जनता का राज आएगा तो 10 से 12 हजार की रोजी रोजगार के लिए किसी भी बिहार के वासियों को मजबूरी बस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले ही है। दूसरा वो चीज कर रहे, आपने अभी देखा होगा कि नीतीश बाबू जी ने वृद्धा पेंशन जो है 400 के बदले 1100 कर दिया है। तो ये उन्होंने अपनी स्वेच्छा से नहीं किया है, ये जन स्वराज की ताकत है। जब हमारे माननीय नेता 5500 गाँव में घूम घूम के ये बता रहे थे कि वृद्धों को जो राशि माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो एक अपमानजनक राशि दे रहे हैं, 400 रुपया में क्या ही होता है। तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की। तो हमारे माननीय नेता कहते हैं जब उनकी सरकार बनेगी तो वो 2000 रुपया प्रत्येक वृद्ध को देंगे। इसके बाद आप देखते होंगे कि महिला के द्वारा लोन वर्तमान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, कमेटी लोन या ग्रुप लोन या सीएम के थ्रू लोन महिलाओं को दिया जा रहा है। उसमें आप देखते हैं सरकार ने बहुत अच्छे से उनको पब्लिक को, महिलाओं को छलने का काम किया है। क्या काम किया, वो कहती है कि हम 1% ब्याज पे लोन दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी लोन की गहराई पे जाइएगा तो 1% मासिक है, मतलब साल का वो 12% लग रहा है। और तो उसी में हमारे माननीय नेता कहते हैं जब उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को व्यापार करने के लिए लोन दिया जाएगा 4% सालाना ब्याज पे। और सिर्फ लोन ही नहीं दिया जाएगा और प्रॉपर उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि महिला कैसे उस पर अमल कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा हमारा बिंदु है आपका हर एक प्रखंड में, हर एक अनुमंडल में, हर एक जिला में नेतरहाट जैसी शिक्षा व्यवस्था को बहाल करना। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा लूट खसोट कहिए तो शिक्षा व्यवस्था में हुई है। आज कॉलेज में बट रहा है डिग्री और स्कूल में बट रहा है खिचड़ी। तो उसके बाद एक बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है, इसको जब तक ठीक करने में या नेतरहाट जैसी व्यवस्था बनाने में कुछ समय लग सकता है। तब तक के लिए 15 साल तक के कोई बच्चे को सरकारी स्कूल के बजाय उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसका फीस हमारी सरकार देगी, मासिक उसका जो फीस होगा वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हमारे माननीय नेता कहते हैं 15 वर्ष तक के कोई भी बच्चे को उसका सरकारी खर्च पे हम लोग प्राइवेट स्कूल पे उसको पढ़ाएंगे और नेतरहाट जैसी शिक्षा व्यवस्था हर एक प्रखंड अनुमंडल में बहाल की जाएगी। चौथा चीज पे जो हमारी पार्टी काम कर रही है वो है फसल, खेती फसल। आज बिहार का किसान और पंजाब हरियाणा के किसान में अमूलचूल डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहाँ के किसानी के करने के लिए जो आपके रबी क्रॉप से या खेती के लिए आपके बीज लगाने के लिए, कटाई के लिए वहाँ के लेबर प्रोवाइड किया जाता है। हमारे यहाँ बिहार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारे माननीय नेता कहते हैं जब उनकी सरकार बनेगी तो फसल की कटाई के लिए, रोपाई के लिए 2500 रुपया हर एक किसान परिवार को हर एक महीना दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से अपनी फसल की उपजाई कर सके। तो ये इन 5 संकल्पों पे जो है हमारी पार्टी काम कर रही है। पलायन पे सबसे पहले हमारी पार्टी काम कर रही है, दूसरा महिलाओं के लिए काम कर रही है, तीसरा शिक्षा पे काम कर रही है, चौथा वृद्धों की आपकी पेंशन के लिए काम कर रही है, 5वां फसल के लिए, खेती के लिए, किसानों के लिए काम कर रही है। बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो पलायन का ही है और शिक्षा। 2 चीजें सबसे ज्यादा लोगों के जेहन में हैं और मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब इस बात को समझ रही है कि ये इन 2 चीजों को जो पूरा करेगा उसे हम वोट देंगे। हर्षप्रीत जी, इतनी सारी पार्टियां हैं, सबका अपना अपना घोषणा है, सबके अपने अपने संकल्प है और सभी जो चुनावी वायदा कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम या कोई भी जन स्वराज पार्टी को ही वोट क्यों दे? बहुत सारे, क्योंकि आप
खुद को तीसरा विकल्प बता रहे हैं, या लोग कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प, आप पहला विकल्प क्यों नहीं है? तीसरा विकल्प बता नहीं रहे, तीसरा विकल्प है ऑलरेडी मैम। और बिहार की राजनीति में आज तक दो ही धुरी की राजनीति होती आई है, इंडिया गठबंधन के डर से एनडीए गठबंधन को, एनडीए गठबंधन के डर से इंडिया गठबंधन को। यहाँ पे हमेशा से डर की राजनीति कराई गई है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज वाले, आरजेडी वाले कहते हैं कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी। तो ये डर की राजनीति कैसे? आपने कहा कि लोग आपको क्यों वोट दे, तो 35 साल से जनता इतनी ज्यादा ठगी गई है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जनस्वराज के अलावा। और आप बोलेंगे कि और सब पार्टी थी, ये सब पलायन बोल रही है, आप बोल रही है, तो पलायन बोल रही है। आज से 35 साल से आपकी आरजेडी भी सत्ता में है या नीतीश बाबू सत्ता में, तो बिहार से पलायन कहाँ से रुक गया? 50 से 60 लाख हर साल पलायन होता है बिहार से। और खाली ये पलायन व्यक्ति का पलायन नहीं होता है, पलायन भी 3 तरह के होते हैं। बुद्धि का पलायन होता है, व्यक्ति का पलायन होता है, पूंजी का पलायन होता है। इस सारे पलायन को देखते हुए बिहार को आज कमजोर राज्य बना दिया गया है। तो जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है, और बहुत मजबूती से जनता अपना विकल्प चुन चुकी है जनस्वराज को। और चुनाव के बाद आपको दिखेगा पहला विकल्प जनस्वराज ही है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन 2024 से 2025 का 1 साल का जो ये सफर है जनस्वराज पार्टी का, तो प्रदेश उपाध्यक्ष युवा का, उस नाते आप कैसे देखते हैं 1 साल का जो ये सफर है? देखिए, बहुत कम समय मिला है आपको। प्रदेश उपाध्यक्ष तो मैं आज बना हूँ मैडम, मुझे कल ही ये जिम्मेदारी मिली है। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। 2024 से 25 का आपने जो सफर कहा, तो आज सफर का ये नतीजा है कि बिहार के हर एक व्यक्ति के मुंह पे जनस्वराज है, हर एक राजनेता के मुंह पे जनस्वराज है। तो पब्लिक अपनी एक आस दिख रही है जनस्वराज के साथ। 2024 में जब प्रशांत जी ने पार्टी बनाई थी 2 अक्टूबर 2024 को, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं हुआ कि प्रशांत जी इतनी रैपिडली ग्रो कर जाएंगे। आज 2025 में बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जब 2025 का चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो 14 नवंबर को जो घोषणाएं होंगी, उसमें हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। और अच्छा लगता है जनस्वराज पार्टी का हर जगह पोस्टर देखना। मैं पटना से आ रही थी पिछले दिनों बाय रोड, और मैंने हर जगह प्रचार देखा। और उसका मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित नहीं है, अनबी के दिल में दिमाग तक घुस गया है जनस्वराज। आज आप बोल रहे हैं पोस्टर के जरिए आपने देखा। आज आप कोई भी पंचायत छोटे छोटे गांव में चल रही है, वहाँ हमारी कार्यकर्ता है, वहाँ हमारी टीम है, और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। ये प्रबंधन कैसे आप लोग मैनेज करते हैं प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में? हर आदमी तक पहुंच, हर जनता तक पहुंच, हर गांव तक पहुंच। भारत की राजनीति के इतिहास में चुनाव प्रबंधन में अगर सबसे कोई अव्वल व्यक्ति नाम आता है तो हमारे माननीय नेता का आता है, प्रशांत किशोर। उनसे बड़ा चुनाव प्रबंधन तो पूरे देश में नहीं देखा है, जिन्होंने 10 मुख्यमंत्री, 1 प्रधानमंत्री बनाया है। तो उनको पता है कि चुनाव प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। और आज हम लोग हर एक व्यक्ति के जुबान पे है, हर एक व्यक्ति अपना विकल्प देख रहा है। और आपको ये दिखेगा जब 60% जनता जो बिहार में बदलाव चाहती है, उसको ये दिखेगा। और अब चुनाव के नतीजे, अब महीना भर का समय बचा है, 14 नवंबर को नीतीश बाबू की विदाई तय है। जनस्वराज पार्टी में रहकर सरदार हर्षप्रीत सिंह खुद को कहाँ देखते हैं? हमारे जैसा मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, जिसकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, आज प्रदेश का उपाध्यक्ष बनने का एक पार्टी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। तो जो पार्टी अपनी कहती है कि हम जनता को मौका देंगे, जो पार्टी के लिए काम करेंगे उसको मौका देंगे। आप किसी और भी पार्टी में देख लीजिए, इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होता है, और इतनी जल्दी हम लोगों को एक जनता के बीच में नाम फेम देने वाला सिर्फ जनस्वराज ही है। और आज मैं आपके बीच बैठा हूँ तो ये जनस्वराज की ही देन है कि आप हमारा 2 वाक्य ले रहे हैं, जनस्वराज की देन है। जनस्वराज ने हम लोगों को, समाज के लोगों को चुन के नेता बनाने का काम किया। बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जी तक एक आम आदमी की भी पहुंच है, आम कार्यकर्ता की? 100% प्रशांत किशोर जी जो है, आपको हम वाकया बताते हैं। प्रशांत किशोर जी की मेमोरी इतनी शार्प है, अगर कोई कार्यकर्ता उनसे कोई रैली में मिलता है सेल्फी खिंचाने के मामले से,
तो अगर वो 10 दिन 20 दिन के बाद भी मिलता है तो प्रशांत जी उसको बाय फेस रिकॉग्नाइज करते हैं। और एक एक कार्यकर्ता का हमारे यहाँ सम्मान है, एक एक नेता का हमारे यहाँ सम्मान है। हम लोग वो वाली बात नहीं है कि जो धन कुबेर वाले लोग हैं, कि धन कुबेर जो है या जो बहुत बड़े नेम है उनको देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता की भी उतनी वैल्यू है जितनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की वैल्यू है। तो इतने दिनों से जैसे आप जुड़े रहे, तो क्या कभी मन में ये नहीं आया कि टिकट आपको मिलना चाहिए? हम लोग संगठन के साथ है मैडम। चुनाव लड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लड़वाना। हम लोग को प्रशांत जी ने वो भूमिका में रखा है, हम लोग मानने का धन्यवाद करते हैं और हम अभी उसमें हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और इस बार जो भी जन स्वराज के सिंबल से जो भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा उसको मजबूती से लड़ाएंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आगे आगे आपने क्या सोचा? अगले 10 साल का आपका विजन क्या है? बिहार को देश के 10 विकसित राज्यों में शामिल कराना हमारा मेन विजन है, मेन मोटो है। आज आप देखेंगे 1990 से बिहार हमेशा पिछड़ा राज्य ही रहा है। 1990 में जब लालू जी के हाथ में राज्य गया तब भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। 2005 में जब नीतीश बाबू के हाथ में बिहार आई तब भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। 2010 में जब नीतीश बाबू को पुनः बिहार की जनता ने मौका दिया तब भी देश का पिछड़ा राज्य बिहार। और आज 2025 में जब नीतीश बाबू फिर से कह रहे हैं 25 से 30 नीतीश, तो फिर से आज देश का पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो ये बिहार वर्ड और बिहार का सम्मान पुनः कैसे अर्जित किया जाए वो हमारी मोटो है। बिहार को देश के 10 विकसित राज्यों में शामिल करना हमारा मोटो है। हर्षप्रीत जी, एक सवाल और आता है कि आप भागलपुर के हैं, अभी भागलपुर की जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या आप बाहर जाना चाहेंगे अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी की तरफ से? मैडम, मुझे पार्टी ने पहले भागलपुर से पहले 4 जिलों की जिम्मेदारी दी है और आज मुझे पार्टी ने पूरे बिहार भर के युवाओं की जिम्मेदारी दे दी है। एक कल ही मुझे पद से नामित किया गया है। तो पार्टी मुझे जहां भी भेजेगी बिहार के विकास के लिए, जहां भी बोलेगी मैं जाने के लिए तैयार हूँ और तन मन धन के साथ मैं पार्टी के साथ। युवाओं की जिम्मेदारी दी गई आपको। युवाओं के सपने बहुत ज्यादा होते हैं और आज का युवा बहुत आगे बढ़ा हुआ है टेक्निक के मामले में भी, तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं कैसे पूरा करेंगे आप? बिहार में जो है मैडम 23% युवा है और 23% युवा जो है बिहार में कोई सबसे ज्यादा छला हुआ वर्ग है तो वो है युवा। अब आप बोलिए कैसे है? युवाओं का एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, युवाओं का जब वो नौकरी लेने जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलता है, युवाओं को पलायन करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। युवाओं की मानसिक स्थिति सोचिए, जब वो अपने घर परिवार को छोड़ के दिल्ली हरियाणा पंजाब में स्टेशन पे लॉन्ड्री बॉय का काम करते हैं और अपने घर परिवार को वो झूठ बोलते हैं कि हम वहाँ पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति समझिए, वो डुअल नेचर से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं कुछ और बता रहे हैं अपने घर वाले को कुछ और घर वाले से दूर है। तो युवा जो है सबसे ज्यादा छला हुआ ठगा हुआ वर्ग है, उसको शिक्षा से दूर रखा गया है, नौकरी से दूर रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि वो माननीय नेताओं लोग का झंडा ढोता रहे। उसको शिक्षा से इसलिए दूर रखा गया कि अपने सवाल जवाब नहीं उठा सके। तो हमारा विजन युवाओं पे फोकस है, युवाओं का पलायन कैसे बिहार में बंद हो सके, युवाओं कैसे अपना ज्यादा से ज्यादा रोजगार कर सके, ज्यादा से ज्यादा बिहार में नौकरी पा सके, तो उस पर उनका फोकस ज्यादा है हम लोगों की पार्टी का। और युवा बिहार में जो 23% युवा है वो बदलाव के लिए तत्पर है, समर्पित है और एक तरफा जनस्वराज के साथ। हर्षप्रीत जी, महिलाओं ने नीतीश जी को समर्थन दिया था शराब के मुद्दे पर। आपकी पार्टी कहती है कि हम अगर सत्ता में आए, शराबबंदी के मौके पर उस मुद्दे पर महिलाओं ने समर्थन दिया था, बिहार की महिलाओं ने। आपकी पार्टी कहती है कि हम आएंगे तो शराब खोल देंगे फिर से। देखिए मैडम, पहले तो सबसे पहले आपको बता दें कि शराबबंदी तो बिहार में है नहीं। ये आप भी जान रही, हम भी जान रहे हैं, बिहार का एक बच्चा जान रहा है। बिहार में दुकानें बंद है, होम डिलीवरी चालू है। अब आप बोलेंगी अब ये कुव्यवस्था जो नीतीश कुमार इसका ढिंढोरा पीट रहे कि हमने शराबबंदी कर दी, तो ये शराबबंदी तो बिहार में है नहीं, पहली बात तो ये। और आप फिर बोलेंगे कि महिलाओं को उनका सपोर्ट है। उसके बाद शराबबंदी होने के बाद आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, मीडिया वाला आंकड़ा नहीं, आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, महिला ज्यादा प्रताड़ित हुई है शराबबंदी के मामले में। जो व्यक्ति, जो महिलाएं गरीब दबले कुचले घर से आती हैं या फिर दलित परिवार की महिलाएं, आज देखिए 3 से 4 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको फर्जी शराबबंदी के नाम पे उनको जेल में डाला गया है और उनका जमानत कराने के लिए कोई नहीं। उनकी पत्नी, उनकी बहनें, उनकी माएं विलखती हैं, रोती हैं कि उनका पति का, बेटा का, भाई का
कोई जमानत करा दे। और अगर आप बोलती है कि शराबबंदी बहुत ही अच्छी चीज है, मान लेते हैं, तो देश भर में सरकार एनडीए की है, पूरे देश में लागू कर दीजिए। पूरे देश की महिलाओं के साथ काहे आप पक्षपात किए हुए, बिहार की महिलाओं को काहे आप सुविधा दिए हुए, सरकार है आपकी। तो ये फर्जी कानून है। फर्जी कानून इसलिए बनाया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों का फंड बढ़ता रहे। अब देखिए शराब तो चालू है, ऐसा है नहीं कि शराब बिहार में नहीं बिक रहा है, दुकानें बंद, होम डिलीवरी चालू है, 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है, शराब तो बिक रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा हमारे पॉलिटिकल पार्टियों को जा रहा है, शराब माफियों को जा रहा है, करप्ट अफसरों को जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बना के माननीय ने रखा हुआ है, जो कई सालों से बिहार में चल रहा है। और अब हम थोड़ा सरदार हर्षप्रीत सिंह जी के बारे में बातें करें। आप बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपका सोशल वर्क है, आप गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, पटना से भी, दिल्ली से भी, और भागलपुर का तो है ही। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप 2011 कैसे करते हैं के ये बाद सब? से ही हमारी सामाजिक क्षेत्रों में कई रुचि रही। इसके माध्यम से हमने कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का हम हिस्सा हैं, हम उसके सदस्य हैं, क्या किसी में पदाधिकारी के रूप में हैं। तो मैं शहरवासियों को धन्यवाद देता हूं, या उस कमेटियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया, सेवा का मौका दिया धार्मिक स्थल का, कि मैं उसके साथ जुड़ के कुछ अपने काम कर सकूं। तो वो सबका मैं धन्यवाद दूं। कई सामाजिक संस्थाओं के साथ, कई फेडरेशनों के साथ मैं जुड़ा हूँ। इतनी कम उम्र में इतना कुछ आप कैसे कर लिए? ऊपर वाले की कृपा थी, एक पॉजिटिविटी थी, कुछ करना था तो बस ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे। और कारवा बनता ही चला गया। यही तो है कि हमारे अंदर अगर कुछ हो, अगर जज्बा हो, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छा लगा। एक बात अभी कहा कि जज्बा, देखिए माननीय प्रशांत किशोर जी ने जब ये ठाना होगा कि बिहार जैसे टफेस्ट राज्य में जहाँ जाति प्रजाति चलती है, उस राज्य में एक राजनीति की नई परिकथा वो लिखने जा रहे हैं, परिभाषा लिखने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने ये इस बात को सोचा, उनकी सोच को अप्रिसिएशन है, सोचा। और आज देखिए जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मुट्ठी भर लोग थे, आज पूरा कारवा बन गया है। तो वही कहते हैं मैडम, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी, अभी पूरा आसमान नापना। अभी जैसे आपने बताया बातचीत में कि वो 2 बजे रात में भी फोन अटेंड करते हैं और 4 बजे भी मैसेज करते हैं, तो ये कैसा लगता है? जो उनकी डिटर्मिनेशन है बिहार को बदलने की, हमको नहीं लगता है कि बिहार की ऐसी डिटर्मिनेशन किसी भी व्यक्ति में बिहार में होगी। जबरदस्त डिटर्मिनेशन, जिसने अपना तन मन धन, अपनी जिंदगी की सारी कमाई, सारी ऊर्जा, सब कुछ लगा के एक संकल्प है। उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है। वो आज 10 मुख्यमंत्री बनाए, या कोई उनको राज्यसभा जाना होता है, मुख्यमंत्री बनना, वो कहीं से भी वो नामित होकर जा सकते हैं। उनके लिए वो, या जितनी सुख सुविधा उनको ईश्वर ने प्राप्त की है, वो किसी मंत्री लेवल से कम नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए, क्योंकि वो बिहार के बेटे हैं, बिहार माटी उनका घर है। वो माटी का कर्ज चुकाने के लिए बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाके गाली नहीं खा सके, दूसरे राज्य में जाके पलायन नहीं कर सके, बिहारी वर्ग गाली की तरह और मजदूरी के लिए तरह नहीं हो, उसके लिए वो एक वाक्य हम आपको और बताते हैं। जब वो आपके मुंबई में, जब महाराष्ट्र में जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने ठाकरे जी को ये कहा था कि हमारी आप फीस मत दीजिए, आप हमसे ये वादा कीजिए कि आगामी आप बिहार के या हिंदी भाषियों से लोगों को आपके शिवसेना के लोग प्रताड़ित नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाक्य देखिए, उनकी बिहार की प्रति लगन है। और बाकी जो सब है, जो फर्जी नेता सब, उनको बिहार की राजनीति से खाली मलाई खाना है, कुछ करना होना नहीं है। ये तो है कि बिहार के लोगों को बाहर प्रताड़ना तो झेलनी पड़ती है। और अगर प्रशांत किशोर जी इस बारे में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप देखेंगे जब हम लोग जीत के जब चुनाव आएंगे, तो हम लोग का एक अलग से विभाग बनेगा, पलायन रोको विभाग, और वो सरकार बनने के 10 दिन के अंदर बनेगा। और हम लोग उस पर काम करेंगे, कैसे बिहार के पलायन को रोका जा सके। हर बिहारी दिल से दुआ करेगा कि आपकी जन स्वराज पार्टी ही सत्ता में आए, जीते प्रशांत किशोर जी इसी ऊर्जा के साथ काम करें। और हर्षप्रीत जी, आप भी इसी ऊर्जा के साथ, इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा आपका अचीवमेंट है, तो ईश्वर करे आप बहुत आगे बढ़े। और आज की बातचीत यहीं तक। हमारे पॉडकास्ट में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।